करेगा क्या? थोड़ा स्टूडियो मोड निकल, पहले स्टूडियो मोड निकल। हाँ ओके मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तो तोड़ मालिक। तो मालिक अपन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहानी किए, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कहानी कवर किए, एक तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको। ओके तो एक बार उस होमवर्क को अपन अपडेट कर लेते हैं। ओके और उसके बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं मालिक। मालिक ओके, दो होमवर्क अपन ने डिस्कस करने दिए थे। अपना एजेंडा दो चीज का क्लियर रहेगा। पहला चीज, अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन बैंक का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, पहला चीज। और दूसरा चीज, अपने को आंसर क्या लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ओके एक कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपके साथ, इफ रिमेंबर। ओके प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ओके प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रेम बात का सर का, तो अपन ने बात की थी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव की, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। एक कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। ओके एक बार मैं फर्स्ट मतलब पहले एक बार मैं फटाफट रिफ्रेश मार लेता हूं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बैंक पे क्लोज करते हैं। और क्वेश्चन बैंक के बाद आज नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जो आपके चैप्टर 1 का अगला पोर्शन होगा, चैप्टर 1 की कहानी का अगला पार्ट होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये डेफिनेशन की बात करें, ये डेफिनेशन की चर्चा करें, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन था, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच, क्या करते हैं मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच, चालू वगैरह ऐप पे क्या सबके पास की चली गई है, मेरे बाप ने भेजी, तो पक्का चालू है, वापस मैसेज आया ना मेरे को, कुछ बच्चों को मैसेज सटक जाएगी बिन मतलब के, पक्का। हाँ मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ओके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच क्या होता है, 5 चीजें। सबसे पहले हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, विजन। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या सेट करते हैं, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट। और उसके बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं और एडजस्टमेंट्स करते हैं। याद रहेगा मालिक, ठीक है। मैंने 3 सवाल आपके खत्म किए थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितने, 2। पहला पॉइंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना, अडेप्ट करवाना। याद रहेगा मालिक, वापस आवाज नहीं आई, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना, अडेप्ट करवाना। सेकंड एडवांटेज, सेकंड क्वेश्चन था बेनिफिट्स ऑफ एसएम, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर, 7। पहला पॉइंट क्या देता है, वो डायरेक्शन देता है। दूसरा क्या देता है, दूसरा क्या करने में मदद करता है, प्रोएक्टिव। तीसरा क्या देता है, फ्रेमवर्क। चौथा सिनेरियो क्या करता है, गाइड करता है। पांचवा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। याद रहेगा मालिक। एंड उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था लॉन्गिटिविटी। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है जो एक अलग से ही पॉइंट है, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ एसएम। हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर, ओके 4 कौन से, एनवायरमेंट इज टर्बुलेंस एंड कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा। दूसरा सिनेरियो टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा पॉइंट कॉस्टली। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ओके स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल, वो भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ओके यानी एग्जांपल, सामने वाला क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा वो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है मालिक। इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है। अपन ने जब टेक्स्ट बुक का गो थ्रू किए थे उस दिन, ओके दैट डे व्हेन वी हैव गॉन थ्रू टेक्स्ट बुक, हमने डिस्कशन किया था कि भाई अपन को स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव होनी चाहिए, पार्टली रिएक्टिव होनी चाहिए। ओके इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी, इसके ऊपर अपन ने कॉन्सेप्ट क्लोज किया था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि भाई एक क्वेश्चन जस्ट डिस्कशन में आया था उस दिन। ओके फ्राइडे के दिन छोटा सा क्वेश्चन डिस्कशन में आया था, जिसके अंदर अपन ने एकदम बेसिक पॉइंट पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ओके इसके बाद इसके ऊपर एक पॉइंट का लिखने का पॉइंट। ओके उसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम इसमें करने को दिए थे। पहला क्वेश्चन था यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स। मेरा क्वेश्चन है ओके क्या आपने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है। मेरे पहले 2 पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। देखो ग्रेजुअली करो, धीरे धीरे करो। एक बार वो मॉडल में अडेप्ट हो कि अपने को आंसर कैसे क्रैक करना है, आंसर को कैसे लिखना है, और उसके बाद अपना लिखना पॉइंट। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाओ। तब तक अपनी स्पीड बढ़ाने से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट और वो क्रक्स को समझते जाइए। आपके पास नोटबुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ओके उसमें से कैसे लिखना पहले वो समझते जाइए।
What is expected by the ICAI? That is the only criteria you should focus on, मालिक पहला. ओके, अब सवाल ये आता है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. सबने क्वेश्चन होपफुली रीड किया होगा. पहला पॉइंट, यम्मी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स. ओके, ये दोनों है आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना. तो यार ये दोनों एक कुछ तो बिजनेस में है जो स्नैक्स वाला बिजनेस है. यम्मी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. यानी यम्मी का कॉन्सेप्ट है, पायनियर मतलब क्या रे? पायनियर मतलब क्या होता है? बहुत बेहतरीन, बहुत भयंकर. भयंकर मतलब तोड़, एकदम एकदम बाप आदमी. ओके, एवरीबॉडी क्लियर? दीज प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो गिव देम ए गुड सेल. उसकी वजह से क्या होता है? ये गुड सेल करते हैं. ओके, मेरे को बताओ यम्मी का मेनली बहुत बड़ी ताकत क्या है? वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उसकी वजह से उनका सेल तगड़ा होता है. लेकिन साला इनका पूरा प्रॉब्लम कौन करता है? हाउएवर, टेस्टी फूड्स विल इंट्रोड्यूस द सिमिलर प्रोडक्ट्स इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यम्मी फूड्स, टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन्ड बाय फॉर्मर. इज दैट पॉइंट क्लियर? डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज विच इज सुपीरियर. मेरा पहला है, मेरे को बताओ पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन समझा था क्या सबको? एवरीबॉडी क्वेश्चन सबको तोड़ समझा होगा मेरे ख्याल से. क्वेश्चन एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है. अब सवाल उठता है, ये जो क्वेश्चन आपको समझा हुआ है, ओके, ये क्वेश्चन में पहले क्रैक करना सीखो कि भाई क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, आप ये ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन आपको इसके साथ वाला जो और एक क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन मेरे को बताओ क्वेश्चन का एजेंडा क्या है? ये क्या पूछ रहे हैं? डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ टू कंपनीज. अब ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच आप क्योंकि चैप्टर 1 कर चुके हो, आप खाली 4-5 क्वेश्चन कर चुके हो. ओके, अपना कंटेंट उतना ही हुआ है, इसलिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच वर्ड और इसके सामने जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है वो समझ में आ जाता है. लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, अपने क्वेश्चंस की सीरीज बढ़ेगी, और उस टाइम पे शायद आप किसी और चीज को, ओके, किसी और चीज से लिंक करोगे. बट दैट टाइम आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ शुड नॉट यू कनेक्ट विद अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. एक तो आपको यह ध्यान रखना है क्या लिखना है, और दूसरा यह ध्यान रखना है क्या नहीं लिखना है. क्या लिखना तो क्रैक होएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या नहीं लिखना है वो भी क्रैक होएगा साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली उतनी सारी चीजें इसमें कॉन्सेप्चुअली एप्लीकेबल होती जाएगी. तो अभी के लिए क्योंकि एकदम सिंप्लीफाइड रखा था आपने, मेरे को बताओ इसका स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या लगता है? इसका आंसर क्या है? दोनों कंपनी का स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? ओके, विच इज सुपीरियर बाद में देखते हैं. पहले मेरे को बताओ कौन बहुत बेहतरीन है? यम्मी. कौन चोमू है? पक्का ऐसा कैसा? चोमू वो बोल के भी, लेकिन धंधा तो वही लेके जा रहा. किसकी बात में जा रहा हो? ऐसा कैसा पॉसिबल है? कॉपी करके, इमिटेट करके. तो कहीं ना कहीं इसका आंसर कैसे आएगा? आपका पॉइंट क्या है? ओके, मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, ऐसा कोई शब्द अभी तक अपने पास आया था क्या? आया था क्या? नहीं, स्ट्रैटेजिक अप्रोच कहां से आया? तेरे पास आया था क्या? बढ़िया है. तू कौन सा कहां से पढ़ रहा भाई? ओके, स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऐसा वर्ड आया नहीं, लेकिन अभी अपने को समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजिक अप्रोच का मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. स्ट्रैटेजिक अप्रोच का मतलब क्या होगा आपकी स्ट्रैटेजी? तो मेरे को बताओ यहां पर स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? ओके, यम्मी की कौन सी होगी? प्रोएक्टिव. और टमी की कौन सी होगी? टमी नहीं, सॉरी, टेस्टी की है. ओके, टेस्टी की कौन सी होगी? यम्मी एंड टेस्टी. यम्मी की कौन सी? प्रोएक्टिव. और टेस्टी की कौन सी? रिएक्टिव. पहला लॉजिक ये बैठा. ठीक है, सबको आंसर ये ऑलमोस्ट क्रैक हुआ रहेगा अभी तक. ठीक है, विच इज सुपीरियर? ब्लेंड. ब्लेंड सुपीरियर ना मालिक? नहीं, ये आंसर किसके कंटेक्स्ट में जाएगा? ये दोनों के कंटेक्स्ट में जाएगा मालिक. तो आपको एडिशनल ज्ञान चेपना नहीं, आपको इस दो के कंटेक्स्ट में कौन सा बेहतर है मेरे को बताइए, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? प्रोएक्टिव. आपको ये ध्यान रखना होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया अपना आंसर का कॉन्सेप्ट, अपना आंसर की पार्किंग पॉइंट ये आ गया. अब ये हो गया कि अपने को आंसर क्रैक हो गया. ठीक है मालिक, ये आंसर क्रैक हो गया. अपना पहला स्टेप क्लियर. सेकेंड स्टेप, आंसर लिखे कैसे? सेकेंड स्टेप, आंसर लिखे कैसे? अब इसमें क्या लिखे जिससे आंसर का ये पॉइंट वेटेज आए? ओके सर, अप्रोक्सीमेटली मार्क्स कितने रहेंगे? 4 मार्क्स. सर क्या लिखना होगा? क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? खाली ऐसे लिखेंगे यम्मी टेस्टी ऐसा ये है. ओके, क्या इसके ऊपर अपने R&D में ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके ऊपर भी एम्फेसाइज करना है? नहीं. अरे द क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर एम्फेसाइज करिए. क्वेश्चन इज आस्किंग मोर ऑन, क्वेश्चन इज आस्किंग मोर ऑन. एक मिनट मालिक, एक सेकेंड.
ओके नहीं वो बहुत मोटा दिख रहा तो थोड़ा पतला किया ओके तो भाई साहब आंसर क्या लिखना है, मेरा क्वेश्चन ये है, आंसर क्या लिखेंगे? किसी को और सजेशन, कुछ आंसर? धन्यवाद मालिक। दोनों की स्ट्रेटजी लिखेंगे, यानी पहले आप क्या समझाओगे? प्रोएक्टिव समझाओगे, रिएक्टिव समझाओगे। एवरीबॉडी क्लियर? सर आप नोट्स लिख के नहीं दोगे। अबे मैं कर क्या रहा हूं? अबे मैं लिखाऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा ना बोला ले डू योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, DIY। अबे कर रहे भाई, अपन डिस्कस कर रहे हैं, लिखा रहा हूं भाई, आऊंगा क्वेश्चन आंसर पे, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको लिखना है, आंसर लिखना तो पड़े भाई, आंसर अपने को फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मैं जस्ट आपसे जानकारी ले रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले किसको समझाएंगे? प्रोएक्टिव। और फिर किसको समझाएंगे? क्वेश्चन है प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मसाला की तरह बुक में, आप नोट्स में जाइए, दोनों साथ में नोट्स चाहिए मेरे को। ओके आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मसाला किधर है? अगर आपको याद है उस दिन का आंसर भी वही था, याद आया? आपका वही आंसर इधर ही है, बस खाली इधर ब्लेंड के बारे में नहीं लिखना है। किसके बारे में नहीं लिखना है? ब्लेंड। तो सर क्या लिखना है? सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव लिखना है। मेरे को बताओ प्रोएक्टिव कहां पर है? प्रोएक्टिव कहां पर है? ये वाला 1.2 पे लास्ट लाइन मिला क्या मालिक? प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। ये हो गया, ये पहला पार्ट, ऐसा ही आंसर एग्जैक्टली लिखना है। ओके अब आगे जाओ, आगे जाओ, आगे आप मेरे को बताओ। ओके ये वाला लिखने की जरूरत है क्या? स्क्रीन पे देखो एक बार, मैं कलर हटा देता हूं, एक बार कलर हटा देता हूं। ओके मेरे को बताओ क्या ये स्क्रीन पे ये लिखा है, क्या ये लिखने की जरूरत है क्या? पक्का ना? एवरीबॉडी क्यों नहीं लिखना है सर ये? क्योंकि ये किसके लिए है? ब्लेंड के लिए है। तो जब तक ब्लेंड का आंसर नहीं आता तब तक ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके अब मेरे को बताओ क्या इसके अंदर, ओके थर्ड स्ट्रैटेजी, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई रखना पड़ेगा। थर्ड स्ट्रैटेजी इज पार्टली डेलिबरेटली प्रोएक्टिव। ओके ये मैनेजमेंट एनालिसिस सिचुएशन एंड इट्स कंक्लूजन अबाउट हाउ कंपनी पोजीशन इन मार्केट प्लेस। एक बार पढ़िए इसको, क्या ये लिखना चाहिए अपन ने आंसर? 10 थोड़ा सा इंग्लिश इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग ये आंसर? ये वाला आंसर लिख सकते हैं क्या? ओके इसमें से कुछ कंटेंट उठा सकते हो? आंसर इज यस। मॉड्यूल ने कुछ इसमें से कंटेंट उठाया, कीवर्ड्स उठाए हुए हैं। तो यानी मॉड्यूल ने क्या किया है? मॉड्यूल या आप सजेस्टेड आंसर्स बोलिए, RTP आंसर्स बोलिए। ओके ये आंसर और जो ऊपर का आंसर दिया है इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। क्या बनाया मालिक? कॉम्बिनेशन। तो सर एक आंसर, दो आंसर, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे समझेगा अपने को आंसर, फिर कैसे लिखने का? अरे मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक आंसर दो आंसर लिखते लिखते अपने को समझ में आएगा। एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा कुछ हो सकता है, डेफिनेटली आपको बुक के बाहर नहीं जाना, ये लॉजिक दिमाग में रखिए, लेकिन बुक का आंसर बनाना आना चाहिए। अपन उसमें थोड़ी सी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इसके अंदर का आपका मसाला ये पहले 2 पॉइंट जो रटा हुआ रहेगा, जो मैं आंसर लिखा रहा हूं वही आपने आंसर ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद वाला जो नीचे वाला है, however not every strategic move is the result of proactive planning and deliberate management design. Things happen that cannot be fully anticipated for or planned for. अब ये अगर मैं ये जो लाइन है नीचे वाली, देखो हाईलाइटेड पॉइंट स्क्रीन पे देखो रहे सब लोग, जो हाईलाइटेड है ये लाइन है, क्या ये रिएक्टिव की लाइन है? क्या ये रिएक्टिव की लाइन है? हाँ या ना? ओके लेकिन क्या ये जो आपका टेस्टी के साथ में, यम्मी के साथ में और कौन सा है? टेस्टी। क्या टेस्टी के लॉजिक बैठता क्या? क्योंकि टेस्टी की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो यम्मी के बेस पे डिजाइन करता है। तो इसमें थोड़ा सा आंसर का आपका मॉडिफिकेशन रहेगा, वो अपने को ध्यान रखना होगा। पर आंसर लिखने का तरीका सबसे पहले, ओके मैं 2 मिनट में लिखाऊंगा, मैं पूरा लिखूंगा स्क्रीन पे, लेकिन पहले एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्या समझाओगे? सबसे पहले आप समझाओगे व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज रिएक्टिव। पहली 2 लाइन जो रहेगी वो आपकी प्रोएक्टिव पे रहेगी, फिर रिएक्टिव पे रहेगी। ओके ये फॉर्मेट फिक्स करके चलिए। सर कौन सा फॉर्मेट? सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताइए। अगर कोई केस स्टडी आ रहा है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें मेरे को डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके एग्जांपल स्क्रीन पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार। आप अभी कुछ लिखिए मत, बस सेकंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या सेकंड क्वेश्चन? क्या दिख रहा है? आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन? कितना लिमिटेशन है? 4। अभी इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है यार, कैसे फॉर्मेट रहना चाहिए आपका भाई यार। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर 1 2 3 4 ये अपन लिखेंगे, आत्मा क्लियर। लेकिन जब केस स्टडी आता है तो केस स्टडी का एक फॉर्मेट बिठा के रखिए। सर केस स्टडी 35 मार्क में से अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, हार्डली आपको 8 से 10 मार्क मिलेगा जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी किस्मत रही तो, नहीं तो ऐसा हो सकता है 35 की 35 टुकेगी।
35 के 35 केस स्टडी बेस्ड होगा। आप वर्स्ट केस बिना प्रिपेयर करके रख लीजिए, 35 के 35 कौन से आंसर, केस स्टडी, बात खत्म। तो अपने को आंसर का फॉर्मेट बैठा के रखिए 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा ओके एग्जैक्ट आंसर जो मॉड्यूल का है, आपके बुक का है, वो लिखिए। दूसरा पार्ट ओके जो क्वेश्चन पूछा गया उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करिए। एंड लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर एम्फसाइज करिए। 3 पार्ट में अपने आंसर फॉर्मेट आने चाहिए। ओके सर, एक चीज आप ध्यान रखिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ओके वैसे न्यू मॉड्यूल पूरा मैंने पूरा एकदम चार्ट डाला है, कहीं पर भी ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन ओल्ड सिलेबस में ऐसा था। मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा जैसे वो क्वेश्चन का चैप्टर आएगा। ओके जैसे अपना विजन मिशन खत्म होगा परसों के इसमें मैं आपको दिखाऊंगा सारे आंसर में। आप देखना पुरानी बुक में एक जगह कुछ आंसर अलग है और एक जगह मॉड्यूल का आंसर अलग है और आरटीपी का आंसर अलग है। ओके अभी आपका क्वेश्चन ये भी आएगा सर फिर क्या लिखेंगे, तो भाई बकायदा हाल फिलहाल अभी मॉड्यूल के बेस पे ओके अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है कल सिचुएशंस आए। कौन सी वाली सिचुएशन, आरटीपी एमटीपी, उस टाइम पे क्या करने का कैसे करने का उसको अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब नोन करके, बस नोन फैक्ट करके, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स ना हो जाए वो अपने लिए। तो सर पहले अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर फॉर्मेट क्या बनाओगे केस स्टडी का, पहला क्या लिखोगे अभी मेरे को बताओ। पहले यम्मी और टेस्टी गया तेल लेने, सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। एवरीबॉडी क्लियर। अब आप देखोगे तो आपके नोटबुक में मतलब आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी प्रोएक्टिव रिएक्टिव पूरा एग्जैक्टली समझाया नहीं है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ आंसर अपने को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस आंसर के लिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मालिक। ऐसे होंगे एक दो आंसर आपको मिलेंगे जिधर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे इधर वाला पॉइंट, तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव लिखोगे। फिर क्या लिखोगे सेकंड पैराग्राफ, फिर आप बताओगे कि यम्मी फूड्स क्या करता है। ओके यम्मी फूड्स प्रोएक्टिव रिएक्टिव लास्ट में लिखिए कि यम्मी प्रोएक्टिव है। क्या लिखना पड़ेगा, यम्मी क्या करता है, इंट्रोड्यूस, कीवर्ड्स लिखने का। पूरा ये वापस क्वेश्चन लिखते मत बैठना, पेज बढ़ा दूं मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्काई के लिए ओके कीवर्ड्स लिख, यम्मी क्या करता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और मार्केट को गेन करने की कोशिश करता है, ये लिखेंगे अपन। और फिर टेस्टी क्या करता है, जॉब क्या करता है, रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय यम्मी। बस इतना आपका सेकंड पैराग्राफ। एम आई क्लियर मालिक। और तीसरा पैराग्राफ क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, यम्मी इज प्रोएक्टिव इन स्ट्रैटेजी, टेस्टी इज रिएक्टिव इन स्ट्रैटेजी। ये खत्म हुआ, पर आंसर इधर क्लोज नहीं होगा, 4 नहीं मिलेगा, 3 मार्क्स होगा। 1 मार्क अभी भी बाकी है क्योंकि लास्ट आंसर बचा हुआ है, कौन सा वाला, विच इज सुपीरियर। तो आप क्या लिखोगे, प्रोएक्टिव इज सुपीरियर देन रिएक्टिव। किसी ने भी अगर इधर ब्लेंड के बारे में समझा दिया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, आपका मार्क्स कटेगा। ओके और ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं पिछला वाला। ऐसे मेरे पास है भी पेपर है जिसके अंदर ऐसा एक, मेरे ख्याल से 2022 का है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, पर पेपर में ऐसा है जहां पर मार्क्स दिया नहीं उसको, 0 मार्क्स कट गया, खत्म। वो बिन मतलब का अपना हाथ का 1 मार्क चला जाएगा, जो 3 मार्क होंगे उसके मिल जाएंगे और 1 मार्क रहेगा। और जब 3 मार्क आपको पूरे नहीं मिल रहे तो जजमेंटल वो 2 मार्क पे आ जाएगा। तो ये पूरा आंसर झक मार के सब कुछ सही लिखा होगा, लेकिन फिर भी कितना मिल जाएगा, 2 मार्क। थोड़ा सा प्रोएक्टिवली ध्यान रखो। तो मेरे को बताओ, आज अपन ने अभी एक 15 मिनट का डिस्कशन किया इस क्वेश्चन बैंक का, ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव समझ में आया। अब मेरे को बताओ, जैसे ही कुछ आरटीपी आया, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव क्या हर टाइम अभी करने का है क्या, अभी आपने अगले जनवरी एंड तक क्या करना है, प्रोएक्टिव। रिएक्ट कब करना है, आरटीपी एमटीपी आने के बाद। और रिएक्टिव कैसे करना है, मैं बैठाऊं, तुम कुछ भी मत करना, तुम मेरे साथ रहना और बस तुम अच्छे से एग्जामिनेशन में बरोबर स्ट्रैटेजी बरोबर रखना। तो पहले अपडेट करिए मालिक, आ जाइए। सबसे पहले ओके आंसर का फॉर्मेट, आंसर प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मींस, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मींस strategy well planned. Proactive strategy means strategy well planned. Dot. It consider market position, डब्बा कम खा रहे, it consider market position of company and financial
परफॉर्मेंस. It consider market position of company and financial performance. डॉट. एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जब भी प्रोएक्टिव रहता है वो क्या डायरेक्टली अपन ऐसे आज अंधाधुंधी चालू करते हैं. मैं आज जो आपको समझा रहा हूं ये क्या आज का ही नॉलेज है या पास्ट एक्सपीरियंस लेके किया हुआ है? याद है ना मालिक? डॉट. इट कंसिडर स्ट्रैटेजी एलिमेंट. थोड़ी सी राइटिंग ओके प्रशांत सर से और खराब है, विनोद सर से काफी खराब है, बट अच्छी है. पर मैं आपको बताता हूं जिसकी राइटिंग खराब होती है उसका ब्रेन बहुत फास्ट रहता है. याद रखना, जिसकी राइटिंग अच्छी आती है उसका ब्रेन अच्छा खराब की बात नहीं चल रही है. ब्रेन और हैंड इन दोनों का कोरिलेशन जो होता है ना वो प्रॉब्लम है. मेरा ब्रेन धप 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 आगे जा रहा है, हाथ अभी भी उस पॉइंट पे, इसलिए हाथ उसको कोरिलेट करता है. और जिसकी राइटिंग बहुत नीट आ रही है ब्रेन और हाथ उसके कंट्रोल में है. ओके तो अपने कंट्रोल में क्या नहीं है सर? ब्रेन. तो आप राइटिंग पे कमेंट करने से ज्यादा ब्रेन की तारीफ करिए. समझा? तो लॉजिक मैन थैंक्स मैन. यार आज मेरी बीवी खुश हो जाएगी, मैं तालियां फोटो निकाल के दूंगा भैया. ओके बढ़िया, लिखो. तो पहला वाला आंसर लिखा. ओ भाई तुम कलर पेन नहीं ला रहे क्या? ये 3 आंसर ये अपने को वॉल्यूम 2 में इसलिए लिखा रहा हो क्योंकि ये अपना बेस रहेगा आंसर यूज करने के लिए. याद रखना, अभी प्रोएक्टिव आपने एक कलर से लिखा, कलर चेंज करो. या एक ही कलर से लिख रहे हो? कलर चेंज करो मालिक. और ब्लैक एंड व्हाइट देने का मेरे को लॉजिक भी बहुत वो उसी का कंटेक्स्ट है. कोई मेरे को एक मैसेज डाल रहा था, सर ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिया, पैसा बचा रहे क्या? मैं बोला फिर पहली वाली बुक कलर क्यों दी मैंने? नहीं तो फिर तो उसमें भी बचाता था ना. फिर मैं तो इसमें भी तो बचाता था. बाद में समझा. अच्छा बाद में समझा तो मैं आगे की फिर मैं वो वॉल्यूम 1 भी कल ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकता ना. नहीं है मार्केटिंग के लिए वॉल्यूम 1. तो मतलब जो बंदा मेरा मार्केटिंग बुक्स करेगा वॉल्यूम 1 ही है ऐसा बताएगा कि वॉल्यूम 2 भी बताएगा? नहीं दोनों इसमें लॉजिक रे. तो लिखो कलर से अलग अलग कलर कर. मेरे कलर में वो कंफ्यूजन हो जाता था इसलिए मैंने दिया इसका. और किसी को कलर चाहिए तो वो सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे क्या टेलीग्राम पे जाके कलर देख लेने का. पर उससे घंटा कुछ होएगा नहीं. लिख पहला पैराग्राफ कौन सा कलर, दूसरा पैराग्राफ कौन सा लिखेगा? रिएक्टिव. नहीं मैं ब्लू से लिखूंगा. रिएक्टिव स्ट्रैटेजी is reaction to unanticipated development and fresh market condition. एक तो इतना बेंच हिल रहे नहीं है. फ्रेश मार्केट रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज रिएक्शन टू. तोड़ देता हूं थोड़े टाइम बाद तोड़ता हूं. रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन कौन सा मार्केट? डायनामिक मार्केट या स्टेबल मार्केट? डायनामिक. वर्ड याद रखना, डायनामिक मार्केट. सर क्या ऐसा हो सकता है जहां पर स्टेबल मार्केट हो? कैन देयर बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबल मार्केट? स्टेबल मार्केट एनवायरमेंट. कैन देयर बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबल मार्केट? अच्छा हो ही नहीं सकती स्टेबल मार्केट एनवायरमेंट? हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. ओके आप थोड़ा सा कुछ एक आइडिया लोगे तो आपको आइडिया आएगा कौन सा स्टेबल मार्केट एनवायरमेंट हो सकता है. टेक्निकली मोनोपोलिस्टिक एनवायरमेंट आर ऑलवेज स्टेबल मार्केट एनवायरमेंट. ये मोनोपोलिस्टिक एनवायरमेंट रहा या मोनोपोलिस्ट से ज्यादा
दो चार जन ही मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो ओलिगोपोली अगर शायद सुना हो किसी ने, तो ये लोग है ना मार्केट को चेंज होने ही नहीं देते, क्योंकि मार्केट चेंज हुआ तो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होगी, और जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना ज्यादा मार्केट शिफ्ट होने की संभावना। अच्छा, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट कौन सा है, डायनामिक या स्टेबल? ज्यादा डायनामिक या कम डायनामिक? टेक्नोलॉजी। एवरीबॉडी क्लियर? क्लॉथ का मार्केट डायनामिक। क्या न्यू कलर, न्यू रेंज, न्यू डिजाइन आ रही है क्या मालिक? आज के डेट में मैं बता रहा हूं। ओके, एक टाइम था जब क्लॉथ का मार्केट स्टेबल था। अपन एक टाइम पे ऐसा देखते थे क्लॉथ का क्वालिटी क्या है। आज क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होता है या कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन पे फोकस होता है? चीजें बहुत अलग है मालिक। डायनामिक एनवायरमेंट डायनामिक हो रहा है, तो जैसे जैसे एनवायरमेंट डायनामिक होते जाएगा आपको कौन सी स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी? रिएक्टिव। तो डायनामिक मार्केट लिखा इधर तक मालिक? ठीक है। रिएक्टिव इज लास्ट लाइन, रिएक्टिव इज अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट। चेंजिंग एनवायरमेंट। भारत माता की जय। छेपा गया तक? ठीक है, ये आपका होगा एडेप्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ओके, ये दो डेफिनेशन हो गए। अब आप क्लोज करिए आंसर को। ओके, अब अगला आंसर क्या लिखने का? अभी किसके बारे में लिखने का? यमी फूड्स एंड टेस्टी। पहले किसके बारे में लिखोगे? ठीक है, यमी का क्या लिखोगे? यमी आर यमी। प्रोएक्टिव रिएक्टिव अभी वर्ड यूज मत करिए सेकंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? यमी ऑलवेज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वेयर एज टेस्टी ऑलवेज लॉन्च अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यमी का इन्वेंशन और लॉन्चिंग। आत्मा क्लियर? ये स्टेटमेंट डाल दीजिए। इस स्टेटमेंट को थोड़ा 19-20 भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है मालिक। यमी है ना पहला वाला। यमी फूड्स इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। किसी भी मार्केट पे कमेंट मत करना इस क्वेश्चन में, पूछा नहीं है। यमी फूड्स इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वेयर एज टेस्टी फूड्स इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट based on reaction of yummy foods, based on reaction of yummy foods, yummy foods introduction और लास्ट लाइन लिख सकते हैं मालिक। लास्ट लाइन क्या लिखोगे? नहीं, सुपीरियर बाद में समझाओ, पहले क्या लिखोगे? एक लाइन, यमी फूड्स आर प्रोएक्टिव इन देयर स्ट्रैटेजी, वेयर एज टेस्टी फूड्स आर रिएक्टिव इन द स्ट्रैटेजी। अपडेट मारिए। लास्ट लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं, बहुत हिल रहे बेंच, ये ऐसे 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 हो रहा है। Yummy foods are proactive in the strategy whereas tasty are reactive in strategy। एंड लास्ट लाइन डालोगे, एक लाइन लिखोगे हाईलाइट करके, हाईलाइट मतलब तुमको लॉजिक करके, विच इज सुपीरियर। आप यमी और टेस्टी को मत डालिए, एक लाइन डाल दीजिए बस, एक कॉमन लाइन, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज सुपीरियर देन, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज सुपीरियर देन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। Proactive strategy is superior than
रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। भारत माता की जय। झेपा मालिक। ओके तो अब आपको एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझा, आज रेडी हुआ एक आंसर लिखने का स्ट्रक्चर केस स्टडी का। अब दूसरा क्वेश्चन और एक है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर अपन कंटेंट में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्रैक करिए। ओके जिसने ऑलरेडी कर लिया गुड इनफ, मेरे को बताइए। रमेश शर्मा। ओके पढ़ा क्या किसी ने? ठीक है। रमेश शर्मा हैज हैविंग हाउ मेनी स्टोर्स? 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ओके 4 ऑफ द स्टोर्स ओपन इन हाउ मेनी ईयर्स? लास्ट 3 ईयर्स, यानी लास्ट 3 साल में इसने 4 स्टोर खोल लिए, यानी 15 में से 4 स्टोर लास्ट 3 साल में ही खुले। He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of fridge, television, washing machines, ACs, and like till 4 years back. 4 years back. With shift to purchase to online stores, the sale of the stores come down to about 70% in last 4 years. Analyze the position of Ramesh Sharma in the lights of limitation of strategic management. सर क्या सीन हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा। ओके वैसे मेरे ख्याल से केस स्टडी पढ़ने के बाद कुछ तो स्ट्रक्चर सबको समझा होगा कि हाँ भाई यार रमेश से एक पॉइंट है कि उसने 15 स्टोर आज के डेट में है। ओके क्या वो बहुत कमा रहा है या उसकी ठुकी हुई है? ठुकी हुई है। ओके और उसमें से उसने गड़बड़ क्या कर दी? ओके पिछले 3 साल में नहीं पिछले 3 साल में और क्या किया उसने? और 4 स्टोर खोले। ओके मेरे को बताओ जैसे ही 4 स्टोर खोले अपना कॉस्ट तो बढ़ा ही रहा है ना वो। ओके एट दैट सेम टाइम मेरे को बताओ पब्लिक शिफ्ट ऑनलाइन पे कब होना लगी? 3 साल पहले या उसके भी पहले? उसके भी पहले। देखो आप डेटा देखो, डेटा कैसे दिया हुआ है। ओके वो बोल रहे हैं 3 साल में इसने स्टोर खोल लिए, लेकिन 4 साल पहले से पब्लिक किसमें शिफ्ट होने लगी? ऑनलाइन में। एवरीबॉडी क्लियर? अब दिक्कत यह है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ हुई है रमेश से। ओके और वो बोलते हैं कि हमें आपका बोल बच्चन नहीं चाहिए, हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन में से रमेश से क्या गलती हुई वो समझना है। हमें बताइए रमेश की पोजीशन ऑफ रमेश। तो मेरे को बताओ रमेश की पोजीशन कैसी है? ओके अच्छी है या खराब है? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कम हो गया पूरा। तो उसका पोजीशन बताइए रमेश की खराब है, ये एवरीबॉडी एग्री। बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन में। अब मेरे को बताइए कितने आंसर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन के? कितने आंसर है? 4 नाम बताओ। पहला पॉइंट क्या? ओके सबसे पहला एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट कॉम्प्लेक्स। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा कॉस्टली। चौथा डिफिकल्ट टू एनालाइज द स्ट्रैटेजी। याद रहेगा मालिक? ठीक है। अब मेरे को बताइए कैसे आंसर, क्या करोगे, क्या करना है इसमें, कैसे करना है? कोई इंडिविजुअली बताइए। कोई इंडिविजुअली बताइए मेरे को। 1-2 पॉइंट पे अपन देखते हैं क्योंकि अभी अच्छा उधर ही है क्या? अब मेरे को आप बताइए, लॉजिक बैटर है आपको सबको। पहला पॉइंट है कि आपको पहला आंसर लिखते आ गया है, अपन ने लिख लिया है। अब मेरे को दूसरा आंसर थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से बताइए एटलीस्ट। और वैसे लिमिटेशन ऑफ एसएम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। 4 आंसर है, बताइए आंसर क्या लिखोगे? आप बता रहे मलिक? बताइए सर। इसके अंदर उसने सबसे पहले तो ऑनलाइन मार्केट कॉम्प्लेक्स से अपन बता सकते, तो वो हिसाब से उसको थोड़ा टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, तो इतनी जल्दी प्रॉफिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके और उसी के साथ उसने जो कॉस्ट उसमें डाली है ऑफलाइन मार्केट में, तो उससे उसका कॉस्टली का भी अपन लिमिटेशन लिख सकते। अच्छा लिमिटेशन ऑफ कॉस्टली का क्या इम्पैक्ट है? ओके मेरे को बताओ। ओके सुनो गड़बड़ मत करो, मेरे को बताओ आंसर का इंटरवेंशन क्लियर करो। मेरे को बताओ लिमिटेशन ऑफ एसएम में हमने किसको कॉस्टली बोला? नहीं किसको कॉस्टली बोला? क्या हमने हमारे बिजनेस को कॉस्टली बोला या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना कॉस्टली है? पक्का सबका इंटरवेंशन क्लियर है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना कॉस्टली क्यों था? क्योंकि एनालिसिस ये एनवायरमेंट ऑनलाइन पे गया कि नहीं गया ये मैं खुद कर सकता हूं या मेरे को एक्सपर्ट लगेगा? तो क्या फ्री में आएगा क्या वो? इसलिए कॉस्टली, उसका कॉस्टली। तो इसके लॉजिक में कॉस्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा। और कुछ नितेश उसमें बोलना? कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बोलेंगे, यानी आप बोल रहे हो 4 पॉइंट में से आप पहला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर। ओके नीतीश का आंसर है एक नीतीश ना नाम। तो दो पॉइंट आया भाई साहब पंटर का। पहला एंड पंटर बोल रहा है भाई एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखेंगे अपन, और दूसरा किसके बारे में लिखेंगे? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट और अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। ठीक है ओके। तो आपके हिसाब से कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन? नहीं पक्का? ठीक है मैडम। यार ये एरिया में आ रहा है, ये एरिया इधर भी है एक पॉइंट पे बोले
सर टाइम कंज्यूमिंग को भी लेंगे हम लोग, क्योंकि अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में उसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिले करता गया, जिसके कारण उसको पता ही नहीं चला कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे थे, वरना वो स्टोर्स खोलता ही नहीं ना। तो उससे क्या गलती हो गई? मतलब उसने डिले कर दिया उनको, और टाइम मेरे को बता, मतलब थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे डिले कर दिया तो क्या, मतलब उसकी वजह से क्या हुआ? उसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टाइम पे नहीं किया। अगर वो तो देखो आप वापस देखो, एक आंसर है मैडम, मेरे को नाम एक बार और मैं वापस बताऊं, मेरे को नाम बोलने के बाद शायद वापस रिपीट करना पड़ता है नाम, मेरे को ऐसे याद नहीं रहता। ओके, मैं विनोद सर और प्रशांत सर की परछाई में रह रहा हूं। ओके, हाइट छोटी है बट ठीक है, परछाई है। उनको सब याद रहते नाम वाम, मेरे को चेहरे बहुत तोड़ याद रहते हैं। ओके, अपने को कोई भी चेहरा मिला एक बार तो याद रहेगा, ये गारंटी अपनी। तो कभी भी मिलेगा तेरे चेहरे में जितना भी मॉडिफिकेशन होगा मैं अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकता है, पर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेहरे के अलावा और कुछ ध्यान नहीं रख सकता। तो भाई साहब, तो ये है, तो एक बार नाम आपको शायद हो सकता है रिपीट भी बोलना पड़े। मैडम का नाम इशिका। इशिता। तो मैडम जी का कहना है कि भाई यार, अच्छा क्या चकली, क्यों चकली खाते रहती है? ये बोले हावड़े जैसे खाती रहती है। फिर क्या रे चकली को? अरे तो विनोद सर ने रखा होगा तो कारण होगा ना, कैसा मन क्या अब्बा डब्बा चब्बा, ऐसा थोड़ा ना होगा। कुछ रे कहा रे चकली क्यों रहे? चकली है अकेले अकेले, ऐसा चकली लाया तो सबको बांटने का। माइक देना मैडम, इधर इधर इधर, एक आंसर इधर के एरिया से, एक इधर के एरिया से। अभी इधर आया तो आप ठीक है, वापस ज्यादा नहीं है। एक मिनट, मेरे एक मैडम का इशिता का मेरे को डिस्कशन करना है 1 मिनट के लिए। अरे भाई ऑनलाइन चालू हो गया क्या रे? ऑनलाइन चालू हो गया, नेट गया था ना सर। उसने डायनामिक चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट है ना 4 साल पहले आया, उन्होंने क्योंकि ऑफलाइन अडॉप्ट किया, इसलिए उसको ऑनलाइन चेंजेस को, डायनामिक चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए था। कंसिडर उसको न्यू डायमेंशंस कंसिडर करने चाहिए, यानी मतलब आपका कहना है कि उसने रिएक्ट करना चाहिए था। ओके देखो मालिक देखो, मैं आपको वही अभी अपन इस चीज पे, मैं एक भगवान कसम बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, मैं नहीं बोल रहा ये भी गलत है। प्रॉब्लम है कि अपना क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को जनरलाइज आंसर नहीं चाहिए, मेरे को किसके साथ में चाहिए? लिमिटेशंस ऑफ एसएम। मेरे को बताओ, क्या यहां पर आप सभी लोग एग्री करते हो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रमेश प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव था? प्रोएक्टिव, लेकिन वो प्रोएक्टिव भी फेलियर ही है। प्रोएक्टिव में भी उसने जो पुरानी स्ट्रैटेजी है ना, जैसे चल रहा था वैसे ही चला रहा है, जबकि उसने मार्केट एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया ही नहीं। तो इसको मेरे को बताओ, क्या इसकी गलती है मार्केट एनवायरनमेंट एनालिसिस करना? नहीं किया। क्या इसने मार्केट एनवायरनमेंट किया, एनालिसिस किया कि नहीं किया? नहीं किया। अरे यार वो कर लिया होता तो 3 साल पहले तो 4 दुकान नहीं खोलता ना। 3 साल पहले 4 दुकान कब खोला? 4 दुकान खोली कब इसने? तो उसने सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हुआ? उसने क्या क्या गलत किया? एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट कब हुआ? 4 साल पहले। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट समझ में आया मालिक? ठीक है, ओके। पहला चीज, ओके, तो मेरे को बताओ ये बंदा प्रोएक्टिव है रिएक्टिव है? चोमू प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव भी सही नहीं है क्या? प्रोएक्टिव करते वक्त भी, अरे क्या प्रोएक्टिव आप बोल रहे हो? अरे मेरे को बताओ, क्या प्रोएक्टिव में मार्केट एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते? तो क्या ये प्रोएक्टिव है? अरे प्रोएक्टिव नहीं है। अगर आप बोल रहे हो प्रोएक्टिव है, तो मैं आपको स्टेटमेंट से दिखा रहा हूं। अगर वो प्रोएक्टिव है तो मेरे को बताओ उसने दुकानें कब खोली है? 4 दुकानें 3 साल पहले। और मेरे को बताओ ऑनलाइन पे शिफ्ट कब हुए पब्लिक? तो मेरे को बताओ प्रोएक्टिव कैसे हुआ? प्रोएक्टिव कैसे हुआ? प्रोएक्टिव के लिए क्या लिखा आप पढ़ो। अच्छा, पिछला वो यम्मी टेस्टी का प्रोएक्टिव का पहला लाइन पढ़ो। लैंड है ना, और प्लान कंसिडर करते हो। क्या मैं एनवायरमेंट को ध्यान रखता हूं? ये तो चोमू निकला ना। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्रोएक्टिव है? क्या ये रिएक्टिव है? यानी घंटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपने जो जो सोचा, अभी इमेजिन करो मैडम ने आंसर दिया, एक पंटर ने आंसर दिया। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन में ये लास्ट लाइन नहीं होती तो आपको जो आंसर होता है, इधर जितने बैठे हुए सबके अलग आंसर आते हैं और आंसर सबके करेक्ट होते हैं, क्योंकि सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, अपना अपना लॉजिक लगाते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन ने क्या बोला? अपनी सोचने की सीमा नहीं,
सीमा कहां तक रखो, लिमिटेशन है। अब मेरे को बताओ लिमिटेशन कितने थे, बस उसी में से आंसर दो, बात खत्म करो, दिमाग थोड़ी मत करो। मेरा पहला पॉइंट, क्या एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स था, क्या एनवायरमेंट टर्बुलेंट था, क्या उसने एनवायरमेंट को स्टडी करके काम करना चाहिए था, किया क्या? ये पहला लिमिटेशन था। वैसे अगर वो स्टडी भी करता तो भी एनवायरमेंट समझ में नहीं आया उसको, उसका प्रॉब्लम क्या होगा? ओके, अपन एज्यूम करते उसने एनवायरमेंट स्टडी किया होगा, लेकिन क्या उसको एनवायरमेंट समझ में आया क्या? पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या इसके लिए लॉजिकली परफेक्ट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। बैठ रहा है कि बैठ रहा नहीं है? बैठ रहा है। बैठ रहा, सब लोगों को क्लियर है? एवरीबॉडी ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन, क्या ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में खर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि टाइम लग रहा है? कहां से क्वेश्चन में क्रैक कहां से हो रही है? वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहा है? क्वेश्चन में किधर दिख रहा है मैडम? नहीं, वो देखो, वाई विथ शिफ्ट टू परचेज, मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं कुछ कलर को यूज करके, तो शायद आप देखो मैं कौन से कीवर्ड पे बात कर रहा हूं। ओके, मेरा क्वेश्चन है, विथ शिफ्ट टू द परचेज ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स द सेल्स ऑफ स्टोर्स केम डाउन अबाउट 70% इन लास्ट 4 years। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये लाइन से आपको ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में खर्चा हो रहा है इसलिए वो कर नहीं रहा है? मेरा क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट इसके क्वेश्चन से कैसे बिठाओगे आप, मेरे को ये बताओ। सेकंड पॉइंट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। आपके लॉजिक में कुछ, किसी के लॉजिक में कुछ आंसर बैठ रहा है? हाँ बोलना। अरे कुछ भी रहा ना आंसर बता। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके कुछ आंसर से नया पॉइंट आए जिसपे मैं डिस्कस कर सकूं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा ही होएगा, ऐसे ही क्लोज करोगे तो आपको समझेगा, क्योंकि भाई हर जन की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। मेरे को बता, तू आंसर क्यों दे पा रहा है? क्योंकि तेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। मैं आंसर पर क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। मेरे एक्सपीरियंस बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस के साथ जा चुके हैं, इसलिए मेरा आंसर वो थोड़ा प्रिसाइज आ रहा है। तेरे आंसर प्रिसाइज आने में टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि तू अभी तक मेरे साथ बैठ रहा है। ओके, तो धीरे धीरे क्यूमुलेटिव में रहेगा, लेकिन तू कुछ और, तेरे लाइफ का कुछ और सिचुएशन होगा। अरे हर जगह स्ट्रैटेजी है रे। तू सुबह अलार्म क्लॉक के बाद उठ रहा है, वो भी तेरी स्ट्रैटेजी है। ओके, तू अलार्म क्लॉक के बाद तू उसको स्नूज ऑफ करता है, वो भी तेरी स्ट्रैटेजी है। मेरे को बता, तू तेरे कितने बजे की बैच होती है अपनी? 8। ओके, जितना कितने बजे है तू? 6 बजे। 6 बजे उठ के क्या गोटे खेलते गिरे? 6 बजे मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरा अलार्म क्लॉक बजता होगा 5 बजे या 5:30 बजे, और तू उसमें लगाता होगा स्नूज ऑफ। और रात को सोते वक्त तू कम से कम 5 अलार्म अलग अलग क्लॉक लगाता है। 5:30, 5:40, 5:55, 5:45, 5:50 और 6। तेरे को रात को 6 बजे ही उठेगा, लेकिन फिर भी पहले का लगाता ताकि तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू प्रोएक्टिवली उड़ गया। तो उड़ गए, लेकिन तू जैसे ही सुबह, तो मेरे को बता, क्या ये स्टेज स्ट्रैटेजी है? यस। ओके, अभी इमेजिन कर तू खाने का डब्बा लेके आया, एग्जांपल बताओ, कहीं से डब्बा आया, तेरा डब्बा आया, डब्बा खोला, डब्बा खोलने के बाद तेरे को समझ में आ रहा है सब्जी तेरे को पसंद की नहीं है। मेरे को बता, क्या तू स्ट्रैटेजी उस टाइम पे डिसाइड करता है चल बाहर खाते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है बाहर खाने का सिनेरियो? अरे ये स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें रिएक्टिव हो रही है आपकी। ओके, और आप जो सुबह से लेकर रात तक क्लास में बैठ रहे हो, ये कौन सी है? प्रोएक्टिव। और लेकिन सिचुएशन बेस्ड आप काम करते हो, रिएक्टिव। बस रिएक्टिव है, रिएक्टिव वाला सिनेरियो। स्ट्रैटेजी है। तो अभी भाई साहब अपन कुछ पूछ रहे हैं कि सर आप कुछ बता रहे थे, किसके बारे में? कॉस्टली के बारे में। कॉस्टली, टाइम का नहीं, कॉस्टली। अच्छा, तो इसको अपन इसमें कैसे डालेंगे? टाइम कंज्यूमिंग में? नहीं, मेरा क्वेश्चन है इसको टाइम कंज्यूमिंग कैसे डालेंगे? ओके, भाई साहब का क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? भाई साहब का आंसर ऐसे आ रहा है, नाम एक बार मेरे को, नाम शुभम शाह भाई। शुभम मेरे को बोलता है कि भाई यार सर, ओके, भाई साहब को ऑलरेडी पता था ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, उसने उसको धाक तो नहीं डाली, फिर भी ऑफलाइन खोला। उसने सोचा था कि भाई साहब, ओके, हाँ कुछ हुआ तो कुछ बोल रहा मैं। कुछ हुआ था स्क्रीन पे, आंसर बता रहा था। अच्छा, ठीक है। तो भाई साहब का कहना था कि टाइम कॉस्टली वाला कॉन्सेप्ट भी इधर आ सकता था, क्योंकि उसने ऑनलाइन स्टडी करी नहीं और वो इसलिए ओपन करते गए अपने स्टोर्स। पर मेरे को जहां तक लग रहा है, क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी ऐसा कॉस्टली पे एम्फसाइज नहीं किया इन्होंने।
यानी कहीं पर नहीं बताया रमेश ने इसलिए ऑनलाइन का एनालिसिस नहीं किया क्योंकि किसी ने आके बोला ये करने के लिए कॉस्ट जो इनकर होगी, और रमेश को लग रहा था फ्रूटफुल नहीं है, और स्लिप ऑफ टंग नहीं, कुछ तो स्लिप हो गया, फंबल मम्बल, हाँ अपने को होता है ए आत्मा तो लॉजिक मेरे को ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में अगर कुछ पॉइंट आ रहा है तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सेकंड पॉइंट को कवर किया गया है। अब अगर सेकंड पॉइंट कवर नहीं है तो मेरे को नहीं लग रहा है कि थर्ड पॉइंट भी इसमें आएगा। थर्ड पॉइंट कौन सा था? कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली का दोनों का कॉन्टेक्स्ट आप आपस में रखिए। कहीं पर भी अपने को ना एक्सपर्ट को बुलाने की डिस्कशन चल रहा है, ना उसको टाइम डालने का डिस्कशन चल रहा है। ओके, बस एक ऐसा हो सकता है, एक अंदाजन, जैसे बोला ना शुभम ने कि भाई यार 4 साल पहले हुआ, उसके बाद भी उसने एनालिसिस, मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी ये पॉइंट है। ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड लाइट्स ऑफ स्टडी लिमिटेशन ऑफ एसएम बैठता नहीं है। एंड चौथा सिनेरियो कौन सा वाला पॉइंट है? चौथा वाला सिनेरियो क्या रहेगा? सामने वाले की स्ट्रैटेजी क्या करनी है? ओके, देखो एक ऑनलाइन बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया। ओके, एक अध्ययन ने लिखा है, सर अगर उसको कॉस्ट से प्रॉब्लम होती तो नए स्टोर्स नहीं खोलता। तो मेरे को बताओ, अगर उसने नए स्टोर्स खोले तो क्या उसको कॉस्ट की चिंता है क्या? नहीं है, नहीं है। ओके, तो लॉज मतलब ठीक है, वो आप जो सोचोगे वो लगाएंगे अपन, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया है। अब लास्ट आंसर का मेरे को बताइए। ओके, अपन ने डिस्कस किया है, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। क्या ये लिमिटेशन इधर बैठ सकता है क्या? अच्छा, वापस आ जाए, मेरे को बताओ लिमिटेशन ऑफ एसएम कितने? अच्छा, मेरे को आंसर 4 लिमिटेशन पे रखना है, ये समझ में आ गया है? क्यों लाया? लास्ट लाइन से, जिसमें से पहला लिमिटेशन पक्का सबको बैठ गया, सेकंड और थर्ड नहीं बैठ रहे, ये तो समझ में आया। चौथा क्या बोल रहा हूं समझने कोशिश कर। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर, यानी सामने वाले का जो रिस्पॉन्स होगा मेरे लिए, मैं अगर कुछ कर रहा हूं, सामने वाला कुछ करेगा, वो मुझे मुश्किल होगा समझने के लिए। और डिस्कस अपन ऐसे ही करते हैं कि जब भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है अंदर 4 दीवारों के अंदर बनाई जाती है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। क्या ये पॉइंट पे रमेश को डिफिकल्ट टू एस्टिमेट था कि सामने वाला क्या कर रहा है? क्या रमेश के लिए डिफिकल्ट था उसको समझना कि सामने वाला क्या कर रहा है? क्यों नहीं था? क्योंकि ऑनलाइन मार्केट 4 साल पहले आ गया था। सॉरी हाँ मालिक, सॉरी कान जिसके गए, सॉरी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो भाई साहब रमेश को 4 साल पहले मालूम पड़ चुका था। अरे भाई क्वेश्चन को समझो। अगर आप बोल रहे हो भाई उन्होंने 4 दीवारी में कोई स्ट्रैटेजी बनाई, अरे वो 4 दीवारी में स्ट्रैटेजी वो 4 साल पहले निकाल चुका था। 3 साल पहले तू क्यों नहीं आता कि तू गया इसमें? मेरे को बताओ चौथा पॉइंट कैसे बैठता है इधर? बैठ ही नहीं सकता। बता कैसे, क्या कुछ पॉइंट पे देना, माइक इधर दो ना मालिक, एक हाथ कोई डिस्कशन पॉइंट पे आएगा। बताओ भाई, तुमको मैं समझा रहा हूं, ठीक है बोलिए ना मालिक। सर ऑनलाइन पे पहले ही शिफ्ट हो गया था वो 4 साल पहले। कौन गया था ऑनलाइन पे शिफ्ट? मतलब कॉम्पिटिटर। हाँ, रमेश ने रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लानी चाहिए थी इसके ऑनलाइन की वजह से, लेकिन हाँ। वो ला नहीं पाया। वो क्यों नहीं ला पाया सर वो तो मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरा देखो, रमेश ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लानी चाहिए थी कि नहीं लानी चाहिए थी? अच्छा, क्या रमेश ही बात चल रहा है ना, क्या रमेश मेरे को बताओ प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? नहीं, कौन सा होना चाहिए था? अभी रिएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो चोमू निकला। मेरा क्वेश्चन है, क्या उसको कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स मालूम पड़ा था कि नहीं मालूम पड़ा था? उसके बाद ही उसने दुकान खोली, तो चौथा पॉइंट कैसे बैठेगा? ओके, अपन देखो, अपन ये बोलते हैं कि अपन बंद कमरे में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बंद कमरे में जब ये डिसाइड कर रहे थे कि ऑनलाइन जाना है तब ना। मेरे को बताओ, उसने दुकान खोली उसके पहले तो ऑनलाइन जा चुका था ना, तो फिर इसमें और कुछ पॉइंट? यस बोल, इसे माइक बोल बंडर। एक हाँ बोल भाई। He believes management strategy enjoy significant sales from last 4 years. त्यामुळे तिने ऑनलाईनला जास्त हे दिलं नाही, त्याच्या म्हणण्यानुसार ऑफलाईनच आपला सेल तोड. यानी व्हाट ही थॉट वाज टिल लास्ट 4 इयर्स
तोड़ मालिक, एकदम समझ। तो अभी ताली मारने का क्या कुछ अच्छा तोड़ मैन। ओके मेरे को बताओ, सेकंड लाइन अपन सब मिस कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को बताओ, देखो स्क्रीन पे देखो, he believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television and washing machines, air conditioner, like till how many years back? तो 4 साल तक कौन लीडर था? 4 साल के पहले तक कौन लीडर था? रमेश। 4 साल से फिर लीडरशिप किसके पास चली गई? ऑनलाइन मार्केट, एवरीबडी। तो अभी तक वो 4 साल पहले तक बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। ओके तो कितने साल से उसकी ठुकी हुई है? लास्ट 4 साल से ही अप्रोक्सीमेटली। 4 साल पहले तक तो सारी चीजें आराम से मैनेज हो रही थी। ओके एवरीबडी क्लियर? ओके तो अब क्वेश्चन आता है, ओके यही पॉइंट है। इस पॉइंट पे अभी ये देखा जाए तो टिल 4 इयर्स बैक के लॉजिक में अपन किस मतलब क्या एनालाइज करें, मेरे को ये बताइए। 4 साल में तो इसकी वजह से क्या होएगा, क्या हमारे चंद तो मुझे क्या है, मुझे अच्छा मेरा डिस्कशन सबको बता दो, दोनों इसमें तीन लैंग्वेज में बताता हूं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। पहला इंग्लिश में, ओके प्लीज डू टेल मी आउट ऑफ द 4 लिमिटेशन अमित तातेर इज सेलिंग out of 4 limitation, I will apply only first limitation. Second, third, I do think everybody in synchronize. Fourth one is debatable point which I am explaining. Okay, I explained actually. Everybody clear? ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं। 4 लिमिटेशन है एसएम के, 4 में से मैंने बोला पहला वाला लग रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया तो सबको एग्री है। सेकंड और थर्ड भी सब लोग एग्री है, खाली फोर्थ में डिबेट चल रहा था। मैंने बताया फोर्थ क्यों नहीं लग सकता, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और मराठी में बता रहा। 4 लिमिटेशन आहे एसएमचे, चारीमध्ये आता तू कळ ना माझं, बघ ना माझ्याकडे रे। चारीमध्ये पहिलं कसं लागू होतं ते कळलं, पहिलं कसं जमतो ते कळलं, दुसरं आणि तिसरं ते जुळत नाही, दुसरं आणि तिसरं जमत नाही, आणि चौथं त्याचं मी सांगितलं जुळतं नाही, तुम्ही सांगताय जुळतं। ऑनलाईन बॅटल पे टेन्शन मधलं का? मारवाड़ी में यो कोनी लागे रे, और आगे और कौन सा और मेरे को नहीं मालूम। अब्बा मेरा क्वेश्चन है, मेरा सिर्फ ये डिस्कशन मेरे को बताओ, अगर किसी के पास डिबेटिंग पॉइंट है तो मेरे को उस पर बताओ चौथा पॉइंट कैसे लगेगा, और मैं आपको आंसर एक ही दे रहा हूं। अगर आप बोल रहे हो कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स आराम से समझ में नहीं आता है क्योंकि 4 बंद दीवारी में होता है, ये अपन ने डिस्कस किया था, ये अपन ने फ्राइडे क्लोज किया था। तो अब मेरा क्वेश्चन है, 4 दीवारी में बंद तब था जब स्ट्रेटजी बन रही थी, जब वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है तो 4 दीवारी में बंद किधर है, अभी तो सबको मालूम है। तो इस केस में ओके जब लिमिटेशन लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहली चीज, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर किसी पास भी अभी डिबेटिंग पॉइंट है कि चौथा वाला पॉइंट एप्लीकेबल हुआ तो वो बताइए मेरे को, अदरवाइज अपन इसको ये लॉजिक पे बैठता। कौन सा वाला 4 में से कौन सा? ओके आप चौथा वाले पे बात कर रहे हो? यस बताइए मैडम। तो मैडम फिर अच्छा देखो, मैडम का आंसर आया 4 साल पहले। देखो यही चीज आप समझो, फिर सुनो 4 साल पहले ऑनलाइन आ चुका था ना, फिर भी 3 साल पहले उसने स्टोर खोले। एवरीबॉडी देखो, मैं ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में खाली क्वेश्चन में डाल रहा हूं, एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट डाल रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर हो। और एक बार मेरा 1-2 चैप्टर मतलब 1.5 चैप्टर 2 चैप्टर हो गया, उसके बाद अपने को इतना टाइम नहीं जाना चाहिए। मेरा हार्डली क्वेश्चन डिस्कशन आएगा जिसमें आप बताओगे कौन से एलिमेंट्स है, वो कवर करूं, मैं क्लोज करूं। लेकिन लॉजिक मेरे को बताओ। ओके 4 साल पहले क्या उसको मालूम था ऑनलाइन मार्केट आ गया था, लेकिन 3 साल पहले भी उसने दुकान खोली, तो उसको क्या मैडम का कहना है कि उसका मतलब उसे ये एनवायरमेंट को समझ में नहीं आया। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? 4 पॉइंट में से कौन सा लिमिटेशन है? एनवायरमेंट समझ में नहीं आया, ये चौथा पॉइंट है। अरे एनवायरमेंट समझ में नहीं आया तो अपन वही बात करेंगे पहले पे ही है। अपन क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है और क्या है,
टर्बुलेंट। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा? तो मेरे को बताओ रमेश से क्या गलती हुई है? 4 लिमिटेशन ऑफ एसएम में से कौन सी गलती हुई है रमेश से? तो आपको ये समझा 4 में से पहली क्यों हुई और बाकी 3 क्यों नहीं हुए? समझा क्या मैंने आपको क्या बताया? आंसर क्या लिखना है ये ध्यान आना चाहिए, ये सबको आएगा। क्या नहीं लिखना है ना वो उस पर ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपने और पंचायती लिखी है, आप कहीं ना कहीं और एलिमेंट डालोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, जनरलाइज आंसर आते हैं सबके। आपको अगर जाइए देखेंगे पेपर, आप देखना जनरलाइज आंसर आते हैं जो नॉट रिक्वायर्ड है। जनरलाइज आंसर क्यों चाहिए रहता है? जनरलाइज आंसर कब चाहिए रहता है यार? जब वो कुछ जनरलाइज पूछे। इधर जब वो आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है तो ये जनरलाइज की जरूरत नहीं है। तो ये लाइट्स ऑफ एसएम में, तो आप मेरे को बताओ आंसर कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एसएम। कितने लिमिटेशंस है? 4। चारों को समझाएंगे क्या? नहीं। कितने को समझाएंगे? खाली एक को। क्यों एक को समझा रहे हैं? वही रिलेवेंट है। तो आप पहले 4 लाइन लिखोगे जो मैं आपको लिखा रहा हूं। एवरीबॉडी क्लियर? 4 को ब्रीफ करना। ब्रीफ कर रहा हूं मैं, करवा रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं आपको वही। उसके बाद फिर किसको समझाएंगे? पहले को। फिर बाद में रमेश का एलिमेंट समझाएंगे और लास्ट में एक लाइन पे कंक्लूड करेंगे कि इन द लाइट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ एसएम रमेश इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट विच इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। भारत माता की जय। जेपा के मालिक एवरीबॉडी, सबको समझा क्या? कितने जन को एग्जैक्टली ऐसा ही क्रैक हुआ ये आंसर? ऐसा ही जैसे मैंने बोला 4 में से एक ही, 2 भी नहीं, एक ही। गुड गुड, बेटर बेटर, तोड़मैन, चलो बढ़िया। लेकिन 4 में से 2 क्रैक हुए, फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, कितने ऐसे? चारों के चारों जनरलाइज लिख दिए, चारों के चारों लिमिटेशन है। सर क्वेश्चन ही था लिमिटेशन ऑन एसएम, ये है। तो चारों लिख के आया, मतलब चारों सोचा, चारों के चारों दिमाग में नहीं आए। दिमाग में क्यों नहीं आया? मतलब क्या, काय के लिए नहीं आए? क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा, अरे देखो मेरे को एक चीज ऑन जेन्युइन टर्म पूछ रहा हूं, सब लोग ऑनलाइन एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी मेरे को प्लीज बताइए, कॉन्सेप्चुअली पक्का समझा भी आंसर? तो मेरे को बताओ। ओके, दूसरा क्वेश्चन हुआ है। दूसरे क्वेश्चन के बाद समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पक्का एवरीबॉडी? बढ़िया, लिखिए, खत्म करिए। बोलिए ना मालिक। हाँ, सेकंड में क्या नहीं आया मेरे को बता। सेकंड में, अच्छा ये बोल रहे कि पहला है ना देखने से समझ में आ गया क्या लिखना है, सेकंड वाला देखने से समझ में नहीं आया क्या लिखना है। ओके, मैं वापस आपको एक चीज 1-2 मिनट ले लेते हैं वापस, सुनिए। लास्ट लाइन मेरे को बताइए क्या है? एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा, ये तो लाइन समझी, यानी रमेश की पोजीशन बताइए इन द लाइट्स ऑफ। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाए, ये लाइन ये समझी क्या सबको? ये सबको आंसर कितने हैं? 4। अब 4 में से एक एलिमेंट लीजिए और रमेश के पोजीशन को बताइए। तो क्या पहले वाली पोजीशन रमेश के लिए सही थी? ओके, क्या पहली वाली पोजीशन इस क्वेश्चन के लिए मैच होती है? कैसे समझाइए पहली वाली पोजीशन रमेश के लिए मैच होती है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि वो ऑनलाइन जा चुके थे वो, लेकिन वो खुद नहीं गया। देखो, अब मेरे को बताओ, अगर रमेश दुकान खोल लेता था 15 के 15 और अभी ऑनलाइन मार्केट आता और अभी स्विच ओवर होता, तो अब रमेश ने क्या करना चाहिए? अब रमेश ने क्या करना चाहिए? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो अभी रमेश ने क्या करना चाहिए मालिक, मेरे को बताइए। क्या रमेश ने रिएक्टिव स्ट्रेटजी करनी चाहिए? पर वो क्वेश्चन है ही नहीं ना। ओके, क्योंकि रमेश ऑलरेडी जा चुका है। आत्मा क्लियर? तो ये लोग लिमिटेशन ऑफ एसएम में पूछ रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ एसएम को सीमित रख के 4 में से आप अप्लाई कीजिए रमेश की पोजीशन। तो पहला पॉइंट है, ओके, मैं आपको खाली एक बार 1 मिनट बता रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। 3, 4, पहली पोजीशन एनवायरमेंट, ओके, जिंदगी बिगाड़ रहा है। ओके, ये समझ में आ गया, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये देखा होगा, विद द शिफ्ट टू परचेस टू ऑनलाइन स्टोर्स द सेल ऑफ शेयर कम डाउन अबाउट 70% इन लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? तो अगर 4 साल पहले से अगर आपका सेल्स कम होने लगा था और वो भी ऑनलाइन की वजह से, तो आपने 4 नई दुकानें लास्ट 3 साल में क्यों खोली? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई आपका स्टडी करने में? एनवायरमेंट। आपको समझा ही नहीं एनवायरमेंट ऐसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट में आपने बोला टाइम कंज्यूमिंग। इधर मेरे को नहीं लगता है कहीं पर भी टाइम कंज्यूमिंग का कोई डिस्कशन है। ओके, क्योंकि कोई डिस्कशन ही नहीं बैठ रहा। और तीसरा भी मेरे को नहीं बैठ रहा है कि कोई बैठ रहा है, क्योंकि यहां पर कहीं पर लिखा नहीं कि बाहर वाले को बुलाना, इसको लगा कि बाहर वाले को बुलाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।
कहीं पर भी नहीं है। चौथा सिनेरियो, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, चौथे को समझना चैलेंजिंग है कि सामने वाले का कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स नहीं समझा। चौथे वाले के लिए भी सब लोग बहुत जन डिबेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया इसको मैंने कैसे लिंक किया। मैंने आपको बताया, मेरे को बताइए 4 साल पहले अगर उसको मालूम था ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे को बताओ क्या सामने वाले की स्ट्रैटेजी मुझे मालूम थी? तो हाउ इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स? It would be difficult to estimate competitive response when somebody was doing something and you are not aware about it or not able to crack it. Okay, so मेरा क्वेश्चन है, क्या रमेश को मालूम था? क्वेश्चन में दिया है तो आप इधर डिबेट मत करना, रमेश को मालूम नहीं था सर। ओके, रमेश को मालूम था, इसीलिए डिफिकल्ट टू एस्टिमेट का लॉजिक बैठता नहीं है। जैसे एग्जांपल मैडम ने आंसर दिया, मैं उसको वापस क्लियर करता हूं। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चौथे में आना चाहिए क्योंकि रमेश से गलती हो गई 4 साल पहले, अरे तो वो गलती चौथी नहीं है, वो पहली है। 4 साल पहले भी रमेश से क्या गलती हुई? नहीं, 4 साल पहले भी रमेश से क्या गलती हुई? इसने एनवायरमेंट को, उसने निग्लेक्ट किया यार एनवायरमेंट को, जो कि कौन है, डायनामिक है, चेंजेस हो रहा है। उसको लगा कि वो जैसे जिंदगी जी रहा था, ओके, सब लोग फ्रिज खरीदने मेरे पास ही आएंगे, उसको ऐसा लगा था। फ्रिज डेमो कौन देखेगा, ऑनलाइन में डेमो कैसे बढ़ेगा, ऐसा उसने सोचा होगा, और इसलिए उसने दुकानें खोल ली। लेकिन रमेश को धीरे धीरे समझ में आ गया कि पब्लिक शिफ्ट हो चुकी है। तो अल्टीमेटली रमेश की किधर गलती हुई है? पहले वाले में। बस दैट्स इट। आत्मा क्लियर? अभी भी अगर इसके बाद नहीं समझा तो आप मेरे को पर्सनली मिलिए, मैं आपको इंडिविजुअली समझाता हूं मालिक। ठीक है मालिक, तो चालू करिए। द लिमिटेशंस ऑफ एसएम, द लिमिटेशंस ऑफ एसएम, एसएम आप अभी मेरे साथ क्लास में लिख रहे हो, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने का। द लिमिटेशंस ऑफ एसएम the limitations of SM are as follows. पहला, environment is highly complex and turbulent. Environment is highly complex and turbulent. Environment is highly complex and turbulent. Second point, SM is time consuming process. थर्ड, तेजश्री 2 मिनट में बोलता हूं मैं आपको, नहीं ऑनलाइन का कुछ क्वेश्चन था। SM इज, नहीं मैंने आपको बोला, आपको ऐसा ये एक आध आंसर मैच नहीं मिलेगा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आपका डॉक्टर मैं हूं, बात खत्म। आप इसी को बेस बनाइए, बहुत सही तरह से रखिए। आप और कुछ रिसोर्स कंपाइल करोगे, आंसर का मिसमैच मिलेगा, मैं आपको एविडेंटली प्रूव करके बताऊंगा नेक्स्ट वीक में। लेकिन अभी शांति बनाए रखिए, जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं आप वो फ्लो में बैठते जाइए मालिक। एंड चौथा पॉइंट क्या करने का, इट इज डिफिकल्ट टू estimate competitive response to firm's strategy. ये 4 पॉइंट आने के बाद आपको क्या लिखना है, किसके ऊपर एम्फेसिस करना है अगले पैराग्राफ में? एनवायरमेंट। फटाफट अपडेट कर दिए। एनवायरमेंट क्या हुआ, समझा ना मालिक? इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ फर्म्स स्ट्रैटेजी, यानी मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या कर रहा है वो मुझे डिफिकल्ट टू एस्टिमेट है। लेकिन वो अभी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट नहीं होना चाहिए इस सवाल में, क्योंकि ऑनलाइन वाला मार्केट में आ चुका था। ठीक है, अगला पॉइंट, कलर चेंज करो। environment is difficult to understand
difficult to understand due to its complexity. Environment analysis. Environment analysis estimate may go wrong. May go wrong. And jeopardize. क्या बोलते हैं सर? नहीं रे, जियो जेपरडाइज, हाँ वही कुछ तो है, ऐसा कुछ तो वो प्रोनाउंसिएशन अपने झेपने के बारे पर तू स्पेलिंग देख ले. हिप्नोटाइज नहीं रे, जेपरडाइज. जेपरडाइज अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके. JEOPARDIC, jeopardize all strategic plans. तो आपके स्ट्रैटेजिक प्लान की सब धजिया उड़ा सकता है एनवायरनमेंट का, अगर आपने एनालिसिस गलत किया, आपने एस्टिमेट गलत किया तो. एक और एक लाइन ऐड कर दीजिए ब्लू कलर में. एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है? क्या एनवायरनमेंट में कस्टमर आता है? क्या एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट आता है? एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल. एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टमर, supplier, government and external factors. लिखा मालिक? अच्छा, एक लाइन और एक छोटी सी ऐड कर देंगे. मेरे को बताओ, क्या रमेश अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर रिलाय कर चुका? क्या वो सही था कि पूरी तरह गलत था? बस एक लाइन वो एक इसके साथ में ऐड कर दिए. रिलाइंग ऑन ओल्ड स्ट्रैटेजी. रिलाइंग ऑन old strategy can go wrong. Relying on old strategy can go wrong. Can go wrong when environment is stable या dynamic? Dynamic. When environment is dynamic. When environment is dynamic. मेरे को बताओ, आज के घर पे वाटर फिल्टर है, अगर अपने घर पे वाटर फिल्टर है, क्या उसका भी एनवायरनमेंट स्टैटिक है या डायनामिक है? क्यों ऐसा हो गया? नए वाटर फिल्टर, नए डिजाइन, नए फीचर्स. अच्छा, एसी एनवायरनमेंट स्टैटिक या डायनामिक? तो मेरा क्वेश्चन है, अच्छा पेंट देने वाला कॉन्सेप्ट, तो मेरे को बताओ आज के डेट में सारी एनवायरनमेंट डायनामिक हो चुका है? मेरे को बताओ, अगर आज मैंने ये रूम लिया होगा, आज के हिसाब से ये रूम सही है, लेकिन डोंट यू थिंक ओके कुछ टाइम बाद ये रूम की डायनामिक्स में इंपैक्ट आ सकता है? क्या ये रूम के कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करना चाहिए? इसमें इंपैक्ट रहता है. तो आज के डेट में सारे एनवायरनमेंट कौन से हो गए मालिक? क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा हो गया? कस्टमर फोकस और ऑर्गेनाइजेशन फोकस. कस्टमर, जितना कस्टमर फोकस होगा एनवायरनमेंट क्या होगा बेटा? डायनामिक होगा. आत्मा क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे एक दो लाइन लिखो, खत्म करो, उसके बाद मैं सब ऐसे करने लगे. अरे मैं चालू ही ऐसे 5-7 मिनट में किया था. लिखो ना सर, एक खत्म कर रहे. लिखो. ओके, रमेश, लास्ट पॉइंट है. रमेश क्या था? क्या किया रमेश ने? मेरा पूछा रमेश का क्या क्या गड़बड़ हुआ? रमेश बिलीव्ड नहीं यार, बिलीव्ड
to manage business strategically, where he was successful, four years back. His biggest mistake was, last line, his biggest mistake was to estimate the environment. His biggest mistake was to estimate the environment. Estimate the environment based on online market. Based on online market. कल अपन विजन मिशन दो कॉन्सेप्ट क्लोज होंगे कल के लेक्चर में मिस मत करना। कल और परसों में आपका चैप्टर 1 ऑलमोस्ट डन हो जाएगा 2 दिन के इसमें। ओके, जस्ट मेक श्योर ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे आपके इसमें। सब जन पैकिंग में बिजी है तो पहले पैक कर लेते हैं। आपको भी मैं गुंडाल दूं, आप सभी को भी गुंडाल दूं मालिक। मैं एक चीज वापस समझा रहा हूं, एक चीज खाली ध्यान रखना, आंसर्स अभी आप जो लिख रहे हो उसको फ्रेमवर्क बनाते जाइए। मैं आपको बता रहा हूं एक ही क्वेश्चन के आपको 2 आंसर बता के दूंगा। अपन जो फ्रेमवर्क से कर रहे हैं पहले उस फ्रेमवर्क को अडेप्ट करिए, फिर अपन मर्जिंग वाले पॉइंट पे जाते हैं मालिक। क्लियर मालिक? तो अभी हाल फिलहाल कोई भी सजेस्टेड से किससे कंपेयर मत करिए, आपसे एकदम रिक्वेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली मेरे को 18 से 20 लेक्चर जानने चाहिए, 20-22 लेक्चर हो गए उसके बाद आपको कंपैरिजन चालू करना है। आपका आंसर पॉलिश देखिए उसके बाद करिए मालिक। ठीक है मालिक? तो जब तक 1 और 4 नहीं हो जाता प्लीज कंपैरिजन मत चालू करिए। मतलब कंपैरिजन मतलब किसे? बुक से। बुक में कुछ हो सकता है 19 भी, अपना अपना फॉर्मेट फॉलो करते जाइए। इज दैट पॉइंट क्लियर? अस्सलाम वालेकुम मालिक, तोड़ मालिक, सीईओ मालिक। और फेस टू फेस वाले पंडर लोग अगर सीरियल की नहीं मिली है आजकल में मिल जाएगी मालिक, सब मिल जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। रविश आजा, गाला आजा आजा जरा, आजा आजा। अरे रवेश, ए रवेश